नमस्कार और स्वागत है आपका सुन लो यूपीएससी पर। आज है फ्राइडे 18 जुलाई 2025। रोज की तरह आज भी हम दिन भर की महत्वपूर्ण खबरों का एक विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हमारी जानकारी का आधार है पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अन्य विश्वसनीय सरकारी स्रोत। ये विश्लेषण खासतौर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए बनाया गया है, जिसमें हम मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण पर अहम ध्यान देंगे। कोशिश रहेगी कि हर खबर की तह तक जाएं, उसके विभिन्न पहलुओं को समझें। नमस्कार। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो रोज़ की खबरें हैं, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं। ये बड़े सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी कड़ियाँ हैं। और जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना कि कैसे इन कड़ियों को जोड़ना है, यही तो असली चुनौती है। सिविल सेवा की तैयारी अपने आप में एक तपस्या है। इसमें डेडिकेशन और डिसिप्लिन, मतलब समर्पण और अनुशासन, दोनों चाहिए। सही कहा। और इसी सेवा भाव को याद दिलाता है मोहम्मद अली का एक बहुत मशहूर कथन। उन्होंने कहा था, सर्विस टू अदर्स इज द रेंट यू पे फॉर योर रूम हियर ऑन अर्थ। क्या बात है, बहुत गहरा मतलब है इसका। दूसरों की सेवा ही इस पृथ्वी पर आपके कमरे का किराया है। तो एक तरह से ये तैयारी भी उसी बड़े लक्ष्य की ओर एक कदम है, समाज की सेवा। और आज का ये विश्लेषण उसी दिशा में एक और सीढ़ी है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं आज हम किन विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। आज की चर्चा को हमने 3 हिस्सों में बांटा है। पार्ट 1 में होगा डिटेल्ड न्यूज एनालिसिस, जो पूरी तरह मेंस परीक्षा पर केंद्रित होगा। इसमें हम सेक्शन ए में जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स लेंगे, जैसे गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। सेक्शन बी में जीएस पेपर 3 के विषय होंगे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। और सेक्शन सी में जीएस पेपर 1 से जुड़े मुद्दे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसके बाद पार्ट 2 में हम प्रीलिम्स पॉइंटर देखेंगे, यानी परीक्षा के प्रारंभिक चरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक रिवीजन के लिए। और आखिर में पार्ट 3 होगा मेंस मैराथन, जिसमें हम आज की चर्चा पर आधारित कुछ मेंस परीक्षा के प्रश्न रखेंगे, जिन पर अभ्यर्थी विचार कर सकें और लिखने का अभ्यास कर सकें। तो स्ट्रक्चर काफी साफ है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 के सेक्शन ए से, जो जीएस पेपर 2 पर केंद्रित है। पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा से जुड़ी है। यूएस ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। ये क्या है पूरा मामला? जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, खासकर भारत के लिए। 18 जुलाई यानी आज ही यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को 2 श्रेणियों में नामित किया है। एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विदेशी आतंकवादी संगठन, और दूसरा स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट यानी विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी। अच्छा, एफटीओ और एसडीजीटी, ये पदनाम महत्वपूर्ण क्यों हैं और इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये दोनों पदनाम किसी संगठन पर गंभीर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन इनके कानूनी आधार और फोकस में थोड़ा अंतर है। एफटीओ पदनाम मुख्य रूप से यूएस के इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 219 के तहत दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस संगठन के सदस्यों का अमेरिका में प्रवेश वर्जित हो जाता है और कोई भी अमेरिकी नागरिक या संस्था इसे किसी भी तरह की मटेरियल सपोर्ट यानी भौतिक सहायता नहीं दे सकती। ये मुख्य रूप से विदेश नीति का एक टूल है। ओके, तो एफटीओ मतलब एंट्री बैन और मटेरियल सपोर्ट पर रोक। और एसजीटी? एसजीटी पदनाम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत आता है, जो 9/11 हमलों के बाद जारी किया गया था। इसका फोकस ज्यादातर वित्तीय प्रतिबंधों पर होता है। मतलब इस संगठन की अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाती हैं और अमेरिकी नागरिकों या कंपनियों के लिए इनके साथ किसी भी तरह का लेन देन करना प्रतिबंधित होता है। ये आतंकवाद की फंडिंग रोकने का एक शक्तिशाली टूल है। समझ गया। तो टीआरएफ पर अब ये दोनों तरह के प्रतिबंध लागू होंगे। भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है? भारत ने इस कदम का जोरदार स्वागत किया है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने इसे इंडिया यूएस काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन यानी भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग का एक मजबूत प्रमाण बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, क्योंकि भारत लंबे समय से टीआरएफ की गतिविधियों को लेकर चिंता जता रहा था। ये टीआरएफ आखिर है क्या? ये कब बना और इसका मकसद क्या है?
टीआरएफ का गठन 2019 के आसपास हुआ, खासकर आर्टिकल 370 हटने के बाद। खुफिया रिपोर्ट्स और सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ये असल में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी LET का ही एक प्रॉक्सी या मुखौटा संगठन है। ऐसा माना जाता है कि इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का समर्थन प्राप्त है। प्रॉक्सी क्यों? मतलब LET सीधे क्यों नहीं ऑपरेट करता? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, टीआरएफ पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित और बदनाम संगठन है। टीआरएफ के नाम से ऑपरेट करके वो शायद दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो स्थानीय है, इंडिजीनस है, बाहर से प्रायोजित नहीं। दूसरा कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का दबाव हो सकता है। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है और उस पर आतंकी फंडिंग रोकने का भारी दबाव है, तो एक नए नाम से ऑपरेट करके शायद वो इस दबाव से बचने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, टीआरएफ किन हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है? टीआरएफ ने कश्मीर घाटी में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, खासकर नागरिकों और सुरक्षा बलों पर। सबसे भयानक हमला इसी साल अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुआ था, जहां 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हिंदू तीर्थयात्री थे। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद सबसे घातक आतंकी घटनाओं में से एक था। इसके अलावा भी कई टारगेटेड किलिंग्स में टीआरएफ का नाम आया है। पहलगाम हमला तो वाकई बहुत भयावह था। भारत ने टीआरएफ से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं? भारत ने कई स्तरों पर काम किया है। सुरक्षा के मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियान चलाए गए हैं ताकि टीआरएफ के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने लगातार वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने लगभग 33 देशों की राजधानियों में टीआरएफ की गतिविधियों और उसके पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत पेश किए हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO जैसी बैठकों में भी भारत ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखा है। अमेरिका का यह हालिया कदम कहीं न कहीं भारत के इन्हीं लगातार प्रयासों का नतीजा है। तो इस अमेरिकी डेजिग्नेशन के रणनीतिक निहितार्थ मतलब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसके कई महत्वपूर्ण इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, जैसा ये हमने कहा, ये इंडिया US काउंटर टेररिज्म पार्टनरशिप को और मजबूत करता है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े दिखते हैं। दूसरा, ये पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाएगा। टीआरएफ को LET का प्रॉक्सी बताकर अमेरिका ने पाकिस्तान की प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी मुकरने की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। अब पाकिस्तान के लिए यह कहना मुश्किल होगा कि उसका टीआरएफ से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, इससे टीआरएफ की फंडिंग और रिक्रूटमेंट पर असर पड़ने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण इसके लिए पैसा जुटाना और विदेश से ऑपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर पड़ सकता है। क्या इसमें अमेरिका की अपनी विदेश नीति का भी कोई एंगल है? जैसे अभी ट्रंप प्रशासन है, तो क्या उनकी नीतियों से ये जुड़ता है? हाँ, बिल्कुल। ट्रंप प्रशासन की विदेश नीति को अक्सर ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट कहा जाता है, मतलब लेन देन पर आधारित। भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए। तो भारत की सुरक्षा चिंताओं को एड्रेस करना इस साझेदारी को मजबूत करने का एक तरीका हो सकता है। ये अमेरिका के अपने हित में भी है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे। तो कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक सकारात्मक कदम है। निश्चित रूप से ये भारत की कूटनीतिक सक्रियता का परिणाम है और वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। हालांकि जमीनी स्तर पर सतर्कता बनाए रखना अभी भी जरूरी होगा। चलिए अब सेक्शन 1 की दूसरी खबर पर आते हैं। ये गवर्नेंस और पॉलिटी से जुड़ी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले में दायर कई FIRs को रद्द कर दिया है। ये मामला क्या था और कोर्ट का फैसला क्या कहता है? जी, ये मामला मार्च 2020 का है, जब देश में कोविड-19 का पहला लॉकडाउन लगा था। उस समय दिल्ली के निजामुद्दीन मार्कज में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। लॉकडाउन अचानक लागू होने से बहुत से लोग, जिनमें विदेशी नागरिक भी थे, वहीं फंस गए। बाद में मार्कस में रुके कुछ लोगों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर इसे एक हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया और काफी विवाद हुआ था। इसी संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने लगभग 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ 16 FIRs दर्ज की थी। इन पर आरोप था कि इन्होंने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेशी जमातियों को पनाह दी और संक्रमण फैलाने में मदद की। अच्छा, तो आरोप थे लॉकडाउन उल्लंघन और महामारी फैलाने से जुड़े। किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुए थे? इन पर इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 188, सरकारी आदेश की अवहेलना 269, लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाना 270, जानबूझकर संक्रमण फैलाना और 120B आपराधिक साजिश
के तहत आरोप थे। इसके अलावा एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897, महामारी रोग अधिनियम 1897 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधान भी लगाए गए थे। तो याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में क्या दलील दी? याचिकाकर्ताओं की ओर से, जिनकी वकील एडवोकेट अशीमा मंडला थी, मुख्य दलील ये थी कि इन लोगों ने जमातियों को कांग्रेगेशन यानी सभा करने के लिए इकट्ठा नहीं किया था, बल्कि लॉकडाउन में फंसे लोगों को मानवीय आधार पर शेल्टर यानी आश्रय दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि एक मानवीय कार्य था, न कि कोई अपराध। उन्होंने ये भी कहा कि इन आरोपों को साबित करने के लिए पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। दिल्ली पुलिस का पक्ष था कि इन लोगों ने सरकारी लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन किया है। और हाईकोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस नीना बैंसल कृष्णा की बेंच का क्या तर्क रहा? हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए सभी 16 एफआईआर्स और उनके तहत दायर चार्जशीट्स को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि प्रथम दृष्टया मतलब प्राइमा फेसी इन लोगों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं बनता है। कोर्ट ने संभवतः इस बात पर भी गौर किया कि लॉकडाउन की अप्रत्याशित घोषणा के कारण कई लोग फंस गए थे और उन्हें आश्रय देना एक मानवीय प्रतिक्रिया हो सकती है, न कि जानबूझकर कानून का उल्लंघन। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में कार्रवाई जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। इस फैसले के क्या मायने हैं सामाजिक और कानूनी दृष्टि से? इसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ये रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की पुष्टि करता है। ये संदेश देता है कि किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए भावनाओं या माहौल के बजाय ठोस सबूतों की जरूरत होती है। दूसरा, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के दौरान लगाए गए प्रतिबंधों के बीच एक नाजुक संतुलन को दर्शाता है। कोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया जब तक कि अपराध का कोई स्पष्ट सबूत न हो। 2020 में इस मामले को लेकर काफी मीडिया कवरेज हुई थी और कुछ हद तक इसे सांप्रदायिक रंग भी दिया गया था। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। उस समय कुछ मीडिया वर्गों ने इसे कोरोना जिहाद जैसा नाम देकर एक पूरे समुदाय को निशाना बनाया था, जिससे सामाजिक बहिष्कार और तनाव की स्थिति बनी थी। हाईकोर्ट का यह फैसला एक तरह से उस नैरेटिव पर भी सवाल उठाता है और मीडिया ट्रायल के खतरों को उजागर करता है। ये मीडिया और राजनीतिक अभिनेताओं की जवाबदेही का भी प्रश्न खड़ा करता है। क्या इसमें डबल जेपेडी का सिद्धांत भी लागू होता है? डबल जेपेडी का सिद्धांत, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 22 और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के सेक्शन 300 में निहित है, कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता। इस मामले में पहले भी कुछ विदेशी जमातियों को बरी किया जा चुका है। हालांकि यहाँ एफआईआर रद्द हुई हैं, मतलब ट्रायल ही नहीं चला, लेकिन ये सिद्धांत इस बात को रेखांकित करता है कि न्याय प्रक्रिया निष्पक्ष और अंतिम होनी चाहिए। बार बार एक ही आरोप में घसीटना सही नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे प्रकरण से? निष्कर्ष यही है कि न्यायपालिका की भूमिका कानून के शासन को बनाए रखने में सर्वोपरि है। यह फैसला कानूनी और नैतिक सुधार की जरूरत पर बल देता है, खासकर संकट के समय में। यह हमें याद दिलाता है कि किसी भी स्थिति में मानवीय पहलू और निष्पक्ष जांच को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बिल्कुल। अब अगली खबर पे चलते हैं जो आधार से जुड़ी है। पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पीएसी ने यूआईडीएआई के कामकाज पर कुछ गंभीर चिंताएं जताई हैं। जी, ये खबर गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के इंटरफेस से जुड़ी है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसके अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल हैं, ने यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई के कामकाज की समीक्षा की है। ये समीक्षा 2021 में आई कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी की रिपोर्ट पर आधारित है। पीएससी ने सीएजी अधिकारियों और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिटी और यूआईडीआई के अधिकारियों से पूछताछ की और अपनी रिपोर्ट में कई गंभीर चिंताएं व्यक्त की हैं। क्या है ये मुख्य चिंताएं? पीएससी ने किन मुद्दों को हाईलाइट किया है? को लेकर है। पीएससी ने पाया कि आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान यानी फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन कई बार फेल हो जाती है। इसका सबसे ज्यादा असर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस के लाभार्थियों और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी एमजीएनआरईजीएस के मजदूरों पर पड़ रहा है, जिन्हें सरकारी सहायता या मजदूरी पाने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। ये फेलियर क्यों हो रहा है? क्या कारण बताए गए? इसके कई कारण हैं, जैसे जो मजदूर हाथों से मेहनत का काम करते हैं उनके फिंगरप्रिंट्स घिस जाते हैं या कट जाते हैं, जिससे मशीन उन्हें पहचान नहीं पाती। बुजुर्गों के साथ आइरिस पैटर्न बदलने या धुंधला होने की समस्या आ सकती है।
ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिवाइस की क्वालिटी भी एक मुद्दा है। ये तो वाकई गंभीर समस्या है, खासकर गरीबों के लिए। और क्या चिंताएं हैं? दूसरी बड़ी चिंता डेटा सिक्योरिटी और लीक्स को लेकर है। हालांकि UIDAI दावा करता है कि उसका सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी CIDR, जहां सारा आधार डेटा स्टोर होता है, वो सुरक्षित है। पैक ने पाया कि डेटा लीक का खतरा नामांकन प्रक्रिया के स्तर पर है। मतलब जहां आधार बनवाया जाता है, उन एनरोलमेंट सेंटरों पर या डेटा ट्रांसफर के दौरान सुरक्षा में चूक हो सकती है। डेटा सिक्योरिटी तो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। और कोई पॉइंट? हाँ, पैड ने डुप्लीकेट आधार और डेटाबेस की सटीकता पर भी सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में सक्रिय आधार नंबरों की संख्या अनुमानित जनसंख्या से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि या तो डुप्लीकेट आधार बने हैं या फिर मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को सिस्टम से हटाने में देरी हो रही है, जिससे डेटाबेस इनएक्यूरेट हो गया है। जनसंख्या से ज्यादा आधार, ये कैसे संभव है? ये एक चिंताजनक फाइंडिंग है। इसके अलावा PSE ने नॉन सिटीजन्स को आधार जारी किए जाने के मुद्दे पर भी चिंता जताई है। आधार कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत में 182 दिन या उससे ज्यादा समय से रह रहा है, वो आधार के लिए आवेदन कर सकता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या नहीं। PSE का कहना है कि रेजिडेंट और सिटीजन के बीच के इस अंतर का दुरुपयोग अवैध प्रवासियों द्वारा किया जा सकता है। तो इन चिंताओं के समाधान के लिए PSE ने क्या सिफारिशें की हैं? PSE ने कई ठोस सिफारिशें की हैं। पहला, UIDAI के पूरे सिस्टम और प्रक्रियाओं की एक व्यापक समीक्षा की जाए। दूसरा, सेंट्रल रिपोजिटरी यानी CIDR का एक वैज्ञानिक ऑडिट कराया जाए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तीसरा, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी RGI के साथ मिलकर आधार डेटाबेस को नियमित रूप से क्लीनअप किया जाए ताकि मृत व्यक्तियों के नंबर हटें और डुप्लीकेसी खत्म हो। चौथा, नामांकन प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए ताकि गैर नागरिकों को गलत तरीके से आधार जारी ना हो और डेटा लीक को रोका जा सके। इस पूरी रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो क्या तस्वीर उभरती है? ये रिपोर्ट दिखाती है कि आधार जैसी महत्वाकांक्षी और टेक्नोलॉजिकल परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में कई चुनौतियां हैं। इसे लास्ट माइल डिलीवरी की समस्या कहते हैं। मतलब योजना अच्छी है, लेकिन अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने में दिक्कतें हैं। ये टेक्नोलॉजी और रियलिटी के बीच के गैप को भी उजागर करती है, खासकर बायोमेट्रिक्स की सीमाओं को। हमें यह समझना होगा कि टेक्नोलॉजी हर समस्या का समाधान नहीं है और मानवीय पहलू का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये डेटा गवर्नेंस और प्राइवेसी की जरूरत पर जोर देती है। इतना बड़ा डेटाबेस है तो उसकी सुरक्षा और गोपनीयता सर्वोपरि होनी चाहिए। और अंत में यह संसदीय निरीक्षण, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के महत्व को दिखाता है कि कैसे एक संसदीय समिति सरकार के कामकाज पर नजर रख सकती है और जवाबदेही तय कर सकती है। तो निष्कर्ष ये है कि आधार को और ज्यादा इंक्लूसिव और सिक्योर बनाने के लिए गवर्नेंस सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। बिल्कुल, आधार ने निश्चित रूप से कई फायदे पहुंचाए हैं, लेकिन इन चुनौतियों से निपटना जरूरी है ताकि इसका लाभ सभी तक सही मायने में पहुंच सके। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक और पहलू पर आते हैं, ब्रिक्स और डी-डॉलराइजेशन का मुद्दा। इस पर भारत का क्या रुख है? हाँ, ब्रिक्स समूह ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में पिछले कुछ समय से डी-डॉलराइजेशन यानी अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने को लेकर काफी चर्चा चल रही है। खासकर रूस और चीन इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं। रूस और चीन क्यों इस पर जोर दे रहे हैं? रूस पर पश्चिमी देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे उसके लिए डॉलर में व्यापार करना मुश्किल हो गया है। चीन भी अमेरिका के साथ अपने भू-राजनीतिक तनावों के चलते डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और अपनी मुद्रा युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना चाहता है। तो इस माहौल में भारत का क्या स्टैंड है? क्या भारत भी डी-डॉलराइजेशन चाहता है? देखिए, भारत का रुख काफी नुआंस्ड, मतलब सूक्ष्म और सधा हुआ है। भारत ने आधिकारिक तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि डी-डॉलराइजेशन भारत की नीति नहीं है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने साफ कहा है कि डी-डॉलराइजेशन इज नॉट इंडियाज पॉलिसी। उन्होंने ये भी कहा है कि ब्रिक्स की कोई साझा मुद्रा, कॉमन करेंसी बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। तो भारत पूरी तरह से इस विचार के खिलाफ है? पूरी तरह खिलाफ कहना शायद सही नहीं होगा। भारत का रुख प्रैग्मैटिक यानी व्यवहारिक है।
जहां भारत डी-डॉलराइजेशन या कॉमन करेंसी का समर्थन नहीं कर रहा, वहीं वो सदस्य देशों के बीच अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं नेशनल करेंसीज में व्यापार निपटान, ट्रेड सेटलमेंट की संभावनाओं को तलाशने का समर्थन करता है। मतलब रुपए रूबल या रुपए युआन में व्यापार को बढ़ावा देना। अच्छा, तो ये एक तरह का बीच का रास्ता है। भारत के इस रुख के पीछे क्या कारण है? इसके कई कारण हैं। पहला, भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। वो किसी एक गुट के साथ पूरी तरह बंधना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ब्रिक्स नॉन वेस्टर्न है, एंटी वेस्टर्न नहीं। मतलब ये पश्चिमी देशों का विकल्प है, लेकिन उनके खिलाफ नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक प्रैग्मैटिज्म यानी आर्थिक व्यावहारिकता। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी पश्चिमी देशों की पूंजी, टेक्नोलॉजी और बाजारों पर काफी हद तक निर्भर है। पूरी तरह से डॉलर से मुंह मोड़ना भारत के आर्थिक हितों के लिए शायद ठीक ना हो। क्या इसमें चीन को लेकर भी कोई चिंता है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ब्रिक्स में चीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डी-डॉलराइजेशन या कॉमन करेंसी की किसी भी पहल में चीन का दबदबा रहने की आशंका है। भारत शायद ऐसी स्थिति से बचना चाहता है जहां ब्रिक्स पूरी तरह चीन केंद्रित हो जाए। इसके अलावा कई व्यावहारिक और तकनीकी बाधाएं भी हैं। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी भिन्नता है। उनमें मैक्रो इकोनॉमिक कन्वर्जेंस की कमी है। भारतीय रुपए की स्थिरता और पूर्ण परिवर्तनीयता, फुल कन्वर्टिबिलिटी, भी अभी एक मुद्दा है। और क्या अमेरिका का कोई दबाव भी है? हाँ, ये भी संभव है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी संकेत दिए हैं कि वो डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने वाले किसी भी कदम को लेकर सहज नहीं होगा। भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित रखना चाहता है। तो निष्कर्ष क्या है? भारत की नीति क्या दर्शाती है? ये भारत की संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति को दर्शाती है। भारत बहुपक्षीय मंचों जैसे ब्रिक्स का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों को साधने, विकासशील देशों की आवाज उठाने और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग करने के लिए करना चाहता है। लेकिन वो किसी एक ध्रुव के खिलाफ कटिबद्ध नहीं होना चाहता। ये अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ एंगेज करने की नीति है। बिल्कुल। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा मुद्दा, इंडिया यूएस डिस्प्यूट एट द WTO। ये क्या है? ये विवाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में चल रहा है। मामला 2018 में शुरू हुआ, जब अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कुछ देशों से आयात होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगा दिए थे। हाल ही में 2025 में अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर भी इसी तरह के टैरिफ लगाए। तो भारत की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? भारत ने इन टैरिफ का विरोध किया है और मामले को WTO में उठाया है। भारत का कहना है कि अमेरिका की ये कदम असल में WTO के नियमों के तहत सेफगार्ड मेजर्स यानी सुरक्षा उपाय हैं, न कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत। और WTO के अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स के आर्टिकल 8.2 के तहत अगर कोई देश सेफगार्ड मेजर लगाता है तो प्रभावित देश को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। भारत ने WTO को सूचित किया है कि वो लगभग $724 मिलियन मूल्य के अमेरिकी सामानों पर प्रतिशोधात्मक रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। और अमेरिका का क्या तर्क है? अमेरिका का कहना है कि उसने ये टैरिफ अपने ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 के सेक्शन 232 के तहत लगाए हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अपवाद नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन की अनुमति देता है। अमेरिका का तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले WTO के दायरे से बाहर हैं और इसलिए भारत के पास जवाबी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। ये तो नियमों की व्याख्या का मतभेद लग रहा है। इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? ये मामला कई चीजें दिखाता है। पहला, ये बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के क्षरण को दर्शाता है, जहां सदस्य देश नियमों की अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं और एक तरफा कदम उठा रहे हैं। दूसरा, ये दिखाता है कि कैसे देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मंचों का रणनीतिक उपयोग कर रहे हैं अपने हितों को साधने के लिए। तीसरा, ये WTO विवाद भारत और अमेरिका के बीच चल रही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA यानी द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत को भी प्रभावित कर सकता है। भारत शायद इस विवाद का इस्तेमाल BTA में बेहतर शर्तें पाने के लिए कर सकता है। तो इसका समाधान क्या हो सकता है? देखिए, WTO की विवाद निपटान प्रणाली आजकल थोड़ी कमजोर हो गई है, इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि इसका समाधान द्विपक्षीय बातचीत के जरिए ही निकलेगा, शायद BTA के फ्रेमवर्क के भीतर। ये वैश्विक व्यापार शासन के सामने मौजूद चुनौतियों का एक उदाहरण है। ठीक है, अब सेक्शन A की आखिरी खबर पर आते हैं, जो भारत के पश्चिम एशिया के साथ संबंधों पर है। इंडिया सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक डायलॉग। जी, ये भारत की पश्चिम एशिया नीति, खासकर सऊदी अरब के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने
हाल ही में 17-18 जुलाई को सऊदी अरब के अपने समकक्ष निवेश मंत्री खालिद अल फाली और अर्थव्यवस्था मंत्री फैसल बिन फादल अल इब्राहिम के साथ वर्चुअल बैठकें की हैं। इन बैठकों का फोकस क्या था? मुख्य फोकस आर्थिक संबंधों को और गहरा करना, खासकर ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना था। निवेश और नवाचार पर विशेष जोर दिया गया। जिन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई उनमें फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम और सिरेमिक्स प्रमुख थे। लेकिन ये बातचीत एक बड़े फ्रेमवर्क का हिस्सा है। कौन सा बड़ा फ्रेमवर्क? 2019 में भारत और सऊदी अरब ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल यानी रणनीतिक साझेदारी परिषद का गठन किया था। ये बैठकें उसी एसपीसी के तहत हो रही हैं। एसपीसी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग को एक रणनीतिक दिशा देना है। ऊर्जा और व्यापार के अलावा दूरसंचार, स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है। आर्थिक रूप से सऊदी अरब भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार। द्विपक्षीय व्यापार लगभग 42.98 बिलियन डॉलर का था। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए सऊदी अरब महत्वपूर्ण है क्योंकि हम वहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब अपने विजन 2030 कार्यक्रम के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई कर रहा है, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए वहां निवेश और व्यापार के नए अवसर खुल रहे हैं। सऊदी अरब ने भारत में $100 बिलियन के निवेश का इरादा जताया है, जबकि भारत का भी सऊदी अरब में लगभग $3 बिलियन का निवेश है। तो ये संबंध अब सिर्फ तेल खरीदने बेचने तक सीमित नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये संबंध अब एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सभी पहलू शामिल हैं। भारत के लिए पश्चिम एशिया में स्थिरता और अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सऊदी अरब के साथ मजबूत संबंध बहुत अहमियत रखते हैं। बहुत अच्छे। तो ये था हमारा सेक्शन ए जीएस पेपर 2 पर केंद्रित। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, जो जीएस पेपर 3 के विषयों टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट को कवर करेगा। पहली खबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर से है। प्रधानमंत्री ने बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जुलाई को यानी आज बिहार के मोतिहारी और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में कुल मिलाकर 12,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और लोकार्पण किया है। 12,200 करोड़ काफी बड़ी रकम है। बिहार में कौन सी परियोजनाएं शामिल है? बिहार के लिए लगभग 7,200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इनमें रेल क्षेत्र पर खास जोर है। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है, जो पटना को नई दिल्ली, हावड़ा, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे शहरों से जुड़ेंगी। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम भी शामिल है, जिससे ट्रेनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी। सड़क परिवहन में आरा बाईपास का उद्घाटन किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर किया गया और नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की आधारशिला भी रखी गई है। और पश्चिम बंगाल के लिए क्या है? पश्चिम बंगाल के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं। इसमें ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख है। PM ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन किया गया है, जिससे पूर्वी भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। बिजली संयंत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम लगाने की परियोजनाएं भी शामिल हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में पुरुलिया कोटशला लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण हुआ और कई नए रोड ओवर ब्रिजेस भी बनाए गए हैं ताकि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम न लगे। इन परियोजनाओं का विश्लेषण कैसे करेंगे? इनका महत्व क्या है? ये परियोजनाएं कई उद्देश्यों को एक साथ साधती हैं। पहला, ये देश में कनेक्टिविटी और आर्थिक गलियारों इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को बढ़ावा देंगी, जिससे व्यापार और आवागमन सुगम होगा। खासकर पूर्वी भारत पर फोकस सरकार की लुक ईस्ट या अब एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप है। दूसरा, ये संतुलित क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में निवेश से वहां आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, ऊर्जा सुरक्षा और हरित संक्रमण ग्रीन ट्रांजिशन पर भी ध्यान दिया गया है, जैसे गैस पाइपलाइन और बिजली संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण। और चौथा, इसमें विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट का पहलू भी है।
इन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव हो सकते हैं और ऐसी बड़ी घोषणाएं राजनीतिक लाभ के लिए भी की जाती हैं। तो निष्कर्ष ये है कि ये सार्वजनिक निवेश का रणनीतिक उपयोग है, जिसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के उद्देश्य हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास का इंजन माना जाता है और सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। चलिए अब एक चिंताजनक खबर पर आते हैं जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी है। स्कूलों में बम की धमकी वाले ईमेल का सिलसिला जारी है। जी, ये वाकई बहुत परेशान करने वाली घटना है। 18 जुलाई को दिल्ली में 45 से ज्यादा स्कूलों और बेंगलुरु में 40 स्कूलों को लगभग एक ही समय पर बम की धमकी वाले ईमेल मिले। दिल्ली में तो ये लगातार 5वां दिन है जब स्कूलों को ऐसी धमकियां मिली हैं। ये धमकियां कौन भेज रहा है, क्या पता चला है? ईमेल भेजने वाले ने अपना नाम रोडकिल बताया है और ईमेल आईडी roadkill333@atomicmail.io का इस्तेमाल किया है। ईमेल में दावा किया गया है कि स्कूल में TNT जैसा विस्फोटक रखा गया है और भाषा काफी हिंसक है। जैसे ये ईमेल मिले, स्कूलों को तुरंत खाली करा लिया गया। पुलिस, बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड्स BDDS मौके पर पहुंचे और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। क्या कुछ मिला तलाशी में? अभी तक की जांच में कहीं भी कोई विस्फोटक नहीं मिला है। पुलिस का मानना है कि ये सभी धमकियां होक्स यानी अफवाह हैं, जिनका मकसद सिर्फ डर और दहशत फैलाना है। भेजने वाले का पता लगाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसने शायद वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या मास्क्ड IP एड्रेस का इस्तेमाल किया है, जिससे उसकी लोकेशन छुपी रहती है। इस तरह की घटनाओं का विश्लेषण कैसे किया जाए? ये किस तरह का खतरा है? ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर और साइबर टेररिज्म का एक नया रूप है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब होता है जब एक कमजोर पक्ष जैसे कोई व्यक्ति या छोटा समूह एक मजबूत पक्ष जैसे राज्य या समाज पर हमला करने के लिए अनकन्वेंशनल तरीकों का इस्तेमाल करता है। यहाँ एक ईमेल भेजकर हजारों बच्चों, अभिभावकों और पूरे प्रशासन को परेशान किया जा सकता है। ये लो कॉस्ट, हाई इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इसे थोड़ा और समझाएंगे? इसका मुख्य उद्देश्य शारीरिक नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में डर, अनिश्चितता और अविश्वास पैदा करना है। स्कूलों को निशाना बनाना खासतौर पर चिंताजनक है क्योंकि ये हमारे सबसे संवेदनशील वर्ग यानी बच्चों को प्रभावित करता है। इससे अभिभावकों में डर बैठता है, स्कूलों का कामकाज बाधित होता है और प्रशासन पर दबाव बनता है। और इसे रोकना इतना मुश्किल क्यों है? एट्रीब्यूशन की चुनौती क्या है? एट्रीब्यूशन यानी ये पता लगाना कि हमला किसने किया। डिजिटल दुनिया में ये बहुत मुश्किल है। VPN, प्रॉक्सी सर्वर, एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवाएं, ये सब अपराधी को गुमनाम रहने में मदद करते हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने से बैठकर ये ईमेल भेज सकता है। तो इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए? What should be the calibrated response? सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। स्कूलों, पुलिस और अन्य एजेंसियों के बीच समन्वय होना चाहिए। दूसरा, पैनिक से बचना होगा। मीडिया और आम लोगों को भी जिम्मेदारी से व्यवहार करना होगा ताकि अफवाहें ना फैलें। तीसरा, साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना होगा ताकि ऐसे ईमेल भेजने वालों का पता लगाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी जरूरी है। और चौथा, हमें सोसाइटल रेजिलियंस यानी सामाजिक लचीलापन बढ़ाना होगा ताकि ऐसी घटनाएं हमें बहुत ज्यादा विचलित न कर सकें। तो निष्कर्ष ये है कि ये डिजिटल युग में एक नई तरह की आंतरिक सुरक्षा चुनौती है, जिसे निपटने के लिए हमें एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, मनोविज्ञान और सामाजिक प्रतिक्रिया का मिलाजुला मसला है। आगे बढ़ते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ओर। नासा का एक नया मिशन है SNIFs। ये क्या है और इसका क्या महत्व है? जी, SNIFS का मतलब है सोलर इरप्शन इंट्रीगल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ। ये नासा का एक नया सौर मिशन है जिसे 18 जुलाई को एक ब्लैक ब्रांड IX साउंडिंग रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। साउंडिंग रॉकेट, ये क्या होता है? साउंडिंग रॉकेट्स छोटे सब ऑर्बिटल रॉकेट होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में किस्सा अवधि के वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए भेजा जाता है। ये ऑर्बिट में नहीं जाते, बल्कि ऊपर जाकर कुछ मिनटों के लिए डेटा इकट्ठा करके वापस पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये बड़े सैटेलाइट मिशनों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं और नई तकनीकों को टेस्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। अच्छा, तो SNIFS मिशन का उद्देश्य क्या है? ये सूर्य के बारे में क्या जानना चाहता है? SNIFS का मुख्य उद्देश्य सूर्य के क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल का अध्ययन करना है। क्रोमोस्फीयर सूर्य के वायुमंडल की एक परत है जो फोटोस्फीयर जिसे हम देखते हैं और कोरोना सबसे बाहरी परत के बीच होती है। वैज्ञानिक ये समझना चाहते हैं
कि क्रोमोस्फीयर में ऊर्जा का परिवहन कैसे होता है और इसका सौर ज्वालाओं, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस (CMZs) जैसी विस्फोटक घटनाओं से क्या संबंध है। ये घटनाएं पृथ्वी पर स्पेस वेदर को प्रभावित करती हैं। इसके लिए SNIFS किस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है? आपने इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ IFS का जिक्र किया। हाँ, SNIFS की खासियत इसकी तकनीक है। ये पहला सौर पराबैंगनी इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ है। IFS एक ऐसी तकनीक है जो एक ही समय में किसी खगोलीय वस्तु की इमेज, तस्वीर भी लेती है और उसके हर हिस्से का स्पेक्ट्रम, प्रकाश का विश्लेषण भी करती है। इससे वैज्ञानिकों को एक 3D डेटा क्यूब मिलता है, 2 डायमेंशन इमेज के और तीसरा डायमेंशन स्पेक्ट्रम का। ये क्रोमोस्फीयर की जटिल संरचना और गतिशीलता को समझने में बहुत मददगार होगा। ये तो काफी एडवांस लग रहा है। इस मिशन का महत्व क्या है? इसके कई महत्व हैं। पहला, यह कोरोनल हीटिंग पजल को सुलझाने में मदद कर सकता है, यानी ये रहस्य कि सूर्य का कोरोना उसकी सतह से लाखों गुना ज्यादा गर्म क्यों है। क्रोमोस्फीयर इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, सौर ज्वालाओं और CMEs को बेहतर ढंग से समझकर हम स्पेस वेदर फोरकास्टिंग यानी अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी में सुधार कर सकते हैं। स्पेस वेदर हमारे सैटेलाइट्स, पावर ग्रिड्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तीसरा, ये साउंडिंग रॉकेट्स के महत्व को भी दिखाता है कि कैसे कम लागत वाले मिशन भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजें कर सकते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि SNF एक तकनीकी रूप से महत्वाकांक्षी मिशन है जो सूर्य की हमारी समझ और अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। बिल्कुल, ये सौर भौतिकी के क्षेत्र में एक रोमांचक डेवलपमेंट है। चलिए अब पर्यावरण के मुद्दे पर आते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट आई है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? जी, ये CSE और डाउन टू अर्थ पत्रिका की वार्षिक रिपोर्ट है, जो भारत में पर्यावरण की स्थिति का एक व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करती है। और 2025 की ये रिपोर्ट काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। क्या है मुख्य चिंताएं? किन क्षेत्रों में स्थिति गंभीर है? रिपोर्ट कई गंभीर मुद्दों को उजागर करती है। पहला, बढ़ती जलवायु चरम घटनाएं। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में साल के 365 दिनों में से 314 दिन भारत के किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई चरम मौसमी घटना हुई, जैसे बाढ़, सूखा, हीट वेव, अत्यधिक बारिश आदि। इन घटनाओं के कारण 5.4 मिलियन यानी 54 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा। 314 दिन? ये तो लगभग रोज ही हो गया। कृषि पर इसका क्या असर पड़ रहा है? कृषि पर बहुत गंभीर तनाव है। रिपोर्ट पंजाब का उदाहरण देती है, जहां शदीद हीट वेव के कारण गेहूं की उपज में 25% तक की कमी आई। इसके साथ ही भूजल का अत्यधिक दोहन, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, एक बड़ी समस्या है। पंजाब में भूजल निकासी दर 156.87% है, मतलब जितना पानी रिचार्ज होता है उससे 1.5 गुना ज्यादा निकाला जा रहा है। ये स्थिति टिकाऊ नहीं है। और पानी का संकट? रिपोर्ट चेतावनी देती है कि भारत एक आसन्न जल संकट, इम्पेंडिंग वाटर क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2025 तक ही देश के कई हिस्से गंभीर पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना इस संकट को और बढ़ा रहा है, क्योंकि ये हमारी कई नदियों के स्रोत हैं। शहरों की क्या स्थिति है? कचरा प्रबंधन वगैरह? शहरों में स्थिति भी ठीक नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले कुल कचरे का 50% से ज्यादा बिना उपचार के फेंक दिया जाता है। हमारे वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियां, जो पानी को साफ करने और बाढ़ रोकने में मदद करती हैं, उनका भी भारी नुकसान हुआ है पिछले कुछ दशकों में। लगभग 40% वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर तस्वीर है। रिपोर्ट का विश्लेषण क्या कहता है? इसका समाधान क्या है? रिपोर्ट का मुख्य विश्लेषण ये है कि ये सभी संकट अलग अलग नहीं हैं, बल्कि आपस में जुड़े हुए हैं। इंटरकनेक्टेड क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन, जल संकट, कृषि संकट, जैव विविधता का नुकसान, ये सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। CSE की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण एक सिस्टम्स बेस्ड अप्रोच अपनाने पर जोर देती हैं। मतलब, हमें समस्याओं को टुकड़ों में देखने के बजाय एक पूरे सिस्टम के तौर पर देखना होगा और समाधान भी समग्र, होलिस्टिक खोजने होंगे। रिपोर्ट नीतियों के कार्यान्वयन में अंतराल, इंप्लीमेंटेशन गैप की ओर भी इशारा करती है। मतलब, नीतियां तो बनती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर नहीं दिखता। तो निष्कर्ष क्या है? व्हाट इज द कॉल टू एक्शन? निष्कर्ष ये है कि अब बातें करने का समय खत्म हो गया है, कार्यवाही का वक्त है। हमें अपनी विकास नीतियों, ऊर्जा नीतियों, कृषि नीतियों, सब में तत्काल बदलाव लाने की जरूरत है। हमें पर्यावरण संरक्षण को विकास का एक अभिन्न अंग बनाना होगा,
न कि एक अलग गतिविधि। ये रिपोर्ट एक तरह से खतरे की घंटी है। बिल्कुल। ये थे जीएस पेपर 3 से जुड़े कुछ अहम मुद्दे। अब हम सेक्शन सी की ओर बढ़ते हैं, जिसमें जीएस पेपर 1 के विषय शामिल हैं: इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पहला टॉपिक संस्कृति से जुड़ा है, हरियाली तीज का महत्व। जी, हरियाली तीज उत्तर भारत, खासकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कल यानी 17 जुलाई को मनाया गया है। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। इस त्योहार का क्या महत्व है? इसके विभिन्न पहलू क्या हैं? इसके कई पहलू हैं। पौराणिक रूप से ये भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इसी दिन भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया था। और मौसमी महत्व? हरियाली तीज नाम क्यों? हरियाली तीज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष का त्योहार है और श्रावण अनुज के महीनों में पेड़ों, पौधों और जंगलों को हरियाली से भर देता है। ऐसा लगता है जैसे इस सारी धरती ने नया रूप ले लिया हो। हरियाली तीज का मुख्य समय मिट्टी की उर्वरता और उसमें होने वाले उत्पादन का संकेत है। इसका गहरा मौसमी महत्व है। ये त्योहार मानसून के आगमन और उसके साथ आने वाली हरियाली का उत्सव है। श्रावण मास में बारिश के बाद प्रकृति हरी भरी हो जाती है, इसीलिए इसे हरियाली तीज कहते हैं। हरा रंग इस त्योहार का प्रतीक है, जो उर्वरता, फर्टिलिटी और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स का भी सूचक है। इसमें क्या रस्में या अनुष्ठान होते हैं? महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं, कई बार निर्जला व्रत, बिना पानी पिए। वो नए कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और झूला झूलती हैं। झूला झूलना इस त्योहार का एक अभिन्न अंग है। विवाहित महिलाओं को उनके मायके से सिंधारा भेजा जाता है, जिसमें कपड़े, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान होता है। ये पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक तरीका है। तो निष्कर्ष ये है कि हरियाली तीज आस्था, प्रकृति और मानवीय संबंधों का एक खूबसूरत संगम है। बिल्कुल, ये भारत की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का एक महत्वपूर्ण मार्कर है, जो मौसम के चक्र और सामाजिक ताने बाने से गहराई से जुड़ा हुआ है। सेक्शन सी का दूसरा और आज के विस्तृत विश्लेषण का आखिरी टॉपिक सोसाइटी एंड वैल्यूज से जुड़ा है। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय हौसबुले के कुछ विचार सामने आए हैं। जी, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय हौसबुले ने 18 जुलाई को एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में भाषण दिया, जहां पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। उन्होंने समाज और मूल्यों पर कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं, खासकर पर्यावरण के संदर्भ में। क्या थे उनके मुख्य तर्क? उनका मुख्य तर्क था कि प्रदूषण दो तरह का होता है। एक बाहरी प्रदूषण, जो हम पर्यावरण में देखते हैं, जैसे हवा, पानी का प्रदूषण, और दूसरा आंतरिक प्रदूषण, जो हमारे चरित्र में होता है, जैसे भ्रष्टाचार, अहंकार, स्वार्थ, सामाजिक भेदभाव आदि। उन्होंने कहा कि हमें दोनों तरह के प्रदूषण से लड़ने की जरूरत है। एक स्वस्थ समाज ही एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण और संरक्षण कर सकता है। अगर समाज बटा हुआ है, उसमें आंतरिक प्रदूषण है, तो हम बाहरी प्रदूषण से भी प्रभावी ढंग से नहीं लड़ सकते। सामाजिक विभाजन भी एक तरह का प्रदूषण है। ये तो दिलचस्प नजरिया है। क्या उन्होंने इसे किसी सरकारी पहल से जोड़ा? हाँ, उन्होंने भारत सरकार के मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान का जिक्र किया और कहा कि ये भारतीय परंपराओं के अनुरूप हैं। भारतीय संस्कृति में हमेशा से प्रकृति का सम्मान करना और टिकाऊ जीवन शैली, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाना सिखाया गया है। उनका कहना था कि सिर्फ कानून या तकनीक से पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकता। इसके लिए लोगों के मूल्यों और जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि पर्यावरणीय स्थिरता, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए सिर्फ तकनीकी या आर्थिक समाधान काफी नहीं है। हमें एक नैतिक परिवर्तन, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन और मूल्यों पर आधारित दृष्टिकोण, वैल्यू बेस्ड अप्रोच अपनाने की जरूरत है। सामाजिक सामंजस्य और व्यक्तिगत चरित्र का पर्यावरण संरक्षण से गहरा संबंध है। बहुत खूब। तो ये था हमारा पार्ट 1 डिटेल्ड न्यूज़ एनालिसिस। हमने जीएस पेपर 2, 3 और आई से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। अब हम आते हैं पार्ट 2 प्रीलिम्स पॉइंटर पर। इसमें हम आज की चर्चा से निकले कुछ मुख्य तथ्यों को जल्दी से दोहराएंगे, जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो पहला पॉइंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, ये लश्कर-ए-तैयबा LET का प्रॉक्सी संगठन है, जिसे हाल ही में यूएस ने फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट SDGT नामित किया है। दूसरा, ब्रिक्स, डी-डॉलराइजेशन,
भारत किसी कॉमन ब्रिक्स करेंसी या डी-डॉलराइजेशन नीति के पक्ष में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान का समर्थन करता है। तीसरा, WTO डिस्प्यूट, भारत और यूएस के बीच स्टील, एल्यूमिनियम, ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ को लेकर विवाद। भारत का तर्क WTO अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड्स आर्टिकल 8.2 पर आधारित सेफगार्ड मेजर्स, यूएस का तर्क सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 पर आधारित नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शन। चौथा, PAC रिपोर्ट ऑन आधार। पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PAC ने UIDAI की जांच की। मुख्य चिंताएं: बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर की उच्च दर, डेटा लीक्स का खतरा, डुप्लीकेट आधार और डेटाबेस क्लीनअप में देरी। पांचवां, डबल जोपड़ी का सिद्धांत, संविधान का आर्टिकल 22 और CRPC का सेक्शन 300 एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं। तबलीगी जमात मामले के संदर्भ में चर्चा हुई। छठा, अमृत भारत ट्रेन्स। प्रधानमंत्री ने बिहार से 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का हिस्सा है। सातवां, PM ऊर्जा गंगा, PMUG। इस गैस पाइपलाइन परियोजना के दुर्गापुर कोलकाता खंड का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में किया गया। आठवां, SNI-FS मिशन। नासा का सौर मिशन सूर्य के क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करेगा। इसमें इंटीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोग्राफ IFS तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। नौवां, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE और डाउन टू अर्थ पत्रिका द्वारा जारी की गई है। जलवायु चरम घटनाएं, कृषि तनाव, जल संकट मुख्य चिंताएं हैं। 10वां, हरियाली तीज। उत्तर भारत का मॉनसून त्योहार शिव पार्वती के पुनर्मिलन और प्रकृति की हरियाली से जुड़ा है। 11वां, रोड किल। ये उस एलियास या छद्म नाम का जिक्र है जिसका इस्तेमाल दिल्ली और बैंगलोर के स्कूलों को बम धमकी वाले ईमेल भेजने के लिए किया गया। बहुत अच्छे, ये थे कुछ प्रीलिम्स पॉइंटर्स। अब हम आते हैं पार्ट 3 मेंस मैराथन पर। जी, मेंस मैराथन में हम आज की चर्चा पर आधारित कुछ प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। इन प्रश्नों का उद्देश्य आपको सोचने पर मजबूर करना और उत्तर लेखन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना है। पहला प्रश्न GS पेपर 2 से। The designation of the Resistance Front TRF as a foreign terrorist organization by the US is seen as a significant diplomatic win for India. Analyze the strategic implications of this designation for India's counter-terrorism efforts and its relationship with Pakistan and the US. TRF को अमेरिका द्वारा FTO नामित किया जाना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों और पाकिस्तान व अमेरिका के साथ उसके संबंधों पर इस पदनाम की रणनीतिक निहितार्थों का विश्लेषण करें। दूसरा प्रश्न GS पेपर 2 से ही। The Delhi High Court's decision to quash FIRs in the Tablighi Jamaat case upholds the principle of rule of law amidst public health emergencies. Critically examine the court's reasoning, the role of the judiciary in balancing individual liberty with state restrictions, and the lessons regarding media trials. दिल्ली उच्च न्यायालय का तबलीगी जमात मामले में FIR रद्द करने का निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के बीच विधि के शासन के सिद्धांत को बनाए रखता है। न्यायालय के तर्क व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के प्रतिबंधों के बीच संतुलन बनाने में न्यायपालिका की भूमिका और मीडिया ट्रायल के संबंध में मिले सबक का समालोचनात्मक परीक्षण करें। तीसरा प्रश्न GS पेपर 2। The recent findings of the Parliamentary Accounts Committee PAC highlight significant challenges in the functioning of UIDAI and the Aadhaar ecosystem. Discuss the key concerns raised by the PAC regarding biometric failures, data security, and database accuracy. Suggest governance reforms needed to make Aadhaar more inclusive and secure. संसदीय लोक लेखा समिति PAC के हालिया निष्कर्ष UIDAI और आधार पारिस्थितिकी तंत्र के कामकाज में महत्वपूर्ण चुनौतियों को उजागर करते हैं। बायोमेट्रिक विफलता, डेटा सुरक्षा और डेटाबेस सटीकता के संबंध में PAC द्वारा उठाई गई प्रमुख चिंताओं पर चर्चा करें। आधार को अधिक समावेशी और सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक शासन सुधार सुझाएं। चौथा प्रश्न GS पेपर 2। India's nuanced stance on de-dollarization within the BRICS framework reflects its commitment to strategic autonomy and economic pragmatism.
Elaborate on India's position and the factors shaping it, considering its relations with both BRICS partners and the West. ब्रिक्स ढांचे के भीतर डी-डॉलरीकरण पर भारत का सूक्ष्म रुख रणनीतिक स्वायत्ता और आर्थिक व्यावहारिकता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत की स्थिति और इसे आकार देने वाले कारकों पर विस्तार से बताएं, जिसमें ब्रिक्स भागीदारों और पश्चिम के साथ उसके संबंधों को ध्यान में रखा जाए। 5वां प्रश्न जीएस पेपर 3 से The recurrent hoax bomb threats to schools represent a new phase of asymmetric warfare and pose significant internal security challenges. Analyze the nature of this cyber-physical threat, the difficulties in attribution, and the measures required to strengthen India's security architecture against such incidents. स्कूलों को बार बार मिलने वाली बम की झूठी धमकियां असम्मित युद्ध के एक नए पहलू का प्रतिनिधित्व करती हैं और महत्वपूर्ण आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां पेश करती हैं। इस साइबर भौतिक खतरे की प्रकृति अपराधियों का पता लगाने में आने वाली कठिनाइयों और ऐसी घटनाओं के खिलाफ भारत की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने के लिए आवश्यक उपायों का विश्लेषण करें। और छठा प्रश्न जीएस पेपर 3, The State of India's Environment 2025 report paints a grim picture of interconnected environmental crisis facing the country. Discuss the major findings of the report concerning climate extremes, agricultural stress, and water scarcity. Why is a systems-based approach crucial for environmental policy making in India? ये थे मेंस मैराथन के प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यर्थी इन पर जरूर सोचेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा अब समाप्ति की ओर है। एक बार फिर से मुख्य बातों को संक्षेप में देख लेते हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया, जो भारत के लिए कूटनीतिक सफलता है। हमने दिल्ली हाई कोर्ट के तबलीगी जमात मामले में फैसले को समझा, जो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करता है। हमने आधार से जुड़ी पैक की चिंताओं और सुधारों की जरूरत पर बात की। ब्रिक्स में भारत के संतुलित रुख और WTO में अमेरिका के साथ व्यापार विवाद को भी समझा। साथ ही हमने भारत सऊदी अरब के बढ़ते आर्थिक संबंधों, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार के जोर और स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट्स जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण किया। हमने नासा के SNISF मिशन जैसे वैज्ञानिक प्रयासों और CSE की पर्यावरण रिपोर्ट की गंभीर चेतावनियों पर भी चर्चा की। और अंत में हरियाली तीज जैसे सांस्कृतिक पहलू और सामाजिक मूल्यों पर भी बात हुई। ये सभी मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और दिखाते हैं कि दुनिया और भारत कितने जटिल दौर से गुजर रहे हैं। इस तरह का विश्लेषण न सिर्फ UPSC मेंस की तैयारी में मदद करता है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर दुनिया को समझने में भी सहायक होता है। हाँ, और ये जानकारी आपको उस बड़ी सेवा के लिए तैयार करती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अपनी तैयारी को उसी बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखें। बिल्कुल, हर दिन की ये मेहनत उसी दिशा में एक कदम है। अगर आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी, आपको इससे कुछ सीखने को मिला, तो कृपया सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले विश्लेषणों से जुड़े रहें। अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आता है और आप हमें सहयोग करना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए अपना समर्थन दिखा सकते हैं। आपका सहयोग हमें इस चैनल को लंबे समय तक चलाने और आप तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचाने में मदद करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें। नमस्कार।